Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Students, today we will discuss about Rutherford atomic model. This is very important long question, Rutherford atomic model, and we will discuss in detail. Rutherford performed gold leaf gold foil experiment to understand how negative and positive charge could coexist in an atom. अब ये रदरफोर्ड एक साइंसदान था, इसने क्या किया, इसने ये देखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपके पास कोई एटम है ये, और इसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, यहाँ पर मैंने शो किया, और यहाँ पर क्या रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं और उनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि एक एटम के अंदर किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसके ऊपर किया था, उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था। अब ये गोल्ड फॉइल क्या थी, गोल्ड फॉइल एक कागज़ की, आप समझ लें कि कागज़ का जिस तरह कागज़ का टुकड़ा होता है ना, इसी तरह गोल्ड का टुकड़ा था वो, कागज़ की तरह बिल्कुल बारीक सा। तो इसने क्या किया, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन आ 0.0004 सेंटीमीटर। अब ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 0.0004, ये आपका एमसीक्यूज़ है, आपने इसको याद रखना है। ठीक, गोल्ड फॉइल इसने क्या किया, इसने 0.0004 सेंटीमीटर क्यूब थिक गोल्ड की फॉइल ली। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लोनियम। लास्ट टाइम जो हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था, उसमें से हमने देखा था कि प्लोनियम से जो है वो किस तरह अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। तो आप कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स, ठीक है, ये आप नेक्स्ट जो है वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो कहता है दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई से क्या मुराद है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें इस टर्म को। आपको पता है कि आपके पास हीलियम जो होता है उसके आखिरी शेल में दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका ओवरऑल जो मास होता है वो 4 होता है। ओवरऑल मास क्यों 4 होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपको पता है दो जो है वो क्या मिलते हैं, आपको न्यूट्रॉन मिलते हैं, और दो ही आपको क्या मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 4 होता है। अब अगर आपके पास कोई हीलियम हो, ठीक है, आप उस हीलियम से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, निकाल दें, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से क्या चार्ज आता है, प्लस, और चूँकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए हैं तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, +2। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, या 2+ या +2। यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखें तो 2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 2 जो थे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए हीलियम से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, हीलियम, दैट इज़ अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। ये जो है वो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल मेटल के अंदर सरायत करते हैं, उसके अंदर धंस जाते हैं। He observed the effects of alpha particles on photographic plate or a screen coated with zinc सल्फाइड एज शोन इन फिगर। इस फिगर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसने जब इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की उस सोने की बारीक सी परत के ऊपर, या कागज़, जिस तरह कागज़ की बारीक सी परत होती है उस तरह उसके ऊपर उसने जो है वो बम्बार्डमेंट की थी, और उसके रिज़ल्ट क्या आए थे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ही प्रूव दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। और रदरफोर्ड ने ये साबित किया कि एटम का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो दुरुस्त नहीं है, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखें, इसने ये आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम, बेसिकली ये जो है वो सोने की परत, उसमें ये एटम है, ये एटम एंड ये, और ये एटम जो है वो एक तरतीब से पड़े हुए हैं इसके अंदर। और यहाँ पर इसने, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसने वो जिंक की जो कोटिंग थी, जो फोटोग्राफिक फिल्म थी वो रखी हुई थी। उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था उसने इसके ऊपर स्टडी किया था।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई, चूँकि आपको पता है कि दो उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब मूव करते हैं तो एटम के अंदर से मैक्सिमम अगर आप देखें तो वो अपना रास्ता चेंज किए बगैर ही सीधे गुजर गए और यहाँ पर इस फोटोग्राफिक फिल्म के साथ टकराए, जिससे हमें पता चल गया कि ये अल्फा पार्टिकल इससे टकरा रहे हैं। और कुछ हमने देखा कि उनका जो एंगल था, जाविया था, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। यहाँ पर ये देखें, इसका एंगल चेंज हो गया और इसका भी देखें एंगल चेंज हो गया। और कुछ हमने देखा कि वो जो थे पार्टिकल्स वो टकरा कर बिल्कुल बैक हो गए, ठीक है। इन सब की ये तमाम के ये रिज़ल्ट हैं उसके, जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड ने क्या मुशाहदा किया? ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब कि उन्होंने अपना पाथ चेंज नहीं किया। यहाँ पर जैसे कि मैक्सिमम आपको नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने अपना पाथ चेंज नहीं किया, वो सीधे गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, ठीक है, कितने? 20,000 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ऑन अ फ्यू डिफ्लेक्टेड एट fairly large angles and very few bounded back on hitting the gold foil। अब उसने कहा कि बहुत कम जो थे वो ऐसे पार्टिकल थे जो टकरा कर मुकम्मल तौर पर क्या हुए थे? बैक हुए थे। अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड देयरफॉर मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। वो कहता है कि मैक्सिमम, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है वो इस पार्टिकल्स क्या हुए हैं इसके अंदर से अनडिफ्लेक्टेडली जो है वो गुजर गए हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि एटम का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। सेकेंड पॉइंट, the deflection of few particles prove that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus of an atom। वो कहता है कुछ पार्टिकल का मुड़ जाना, ठीक है, जहाँ पर देखें कि ये जो थे वो न्यूक्लियस से टकरा कर अपना पाथ चेंज कर लिया इन्होंने। तो इन पार्टिकल का मुड़ जाना जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन पार्टिकल का मुड़ जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि एटम के अंदर जो है वो क्या होता है? एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, पॉजिटिव चार्ज है जो है किसके अंदर मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखें, द कंप्लीट rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard। अब यहाँ पर देखें वो कहता है कि कुछ उनमें से पार्टिकल का मुकम्मल तौर पर वापस मुड़ जाना ये जाहिर करता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या डेंस है, सख्त है, एज कम्पेयर टू होल एटम स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, since a few particles were deflected is showed that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। अब यहाँ पर देखें वो कहता है कि अगर आप पूरा एक एटम देखते हैं तो उसमें से देखें कि सिर्फ एक या दो पार्टिकल ही ऐसे हैं जिनका रास्ता चेंज हुआ है, बाकी क्या है कि एक पूरा यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ बहुत छोटा है। कहने से मुराद ये इस पॉइंट का कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू होल एटम। ये होल एटम का साइज़ है और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। पॉइंट नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर दिखाया ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम जो है वो होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। तो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 7, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियन, डिफाइन न्यूक्लियंस। तो कहते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन सबको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। इसको आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि डिफेक्ट्स
इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो इसके डिफेक्ट थे, इसमें क्या क्या खामी है वो हम देख लेते हैं। Although the Rutherford experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects। कहता है कि इसने रदरफोर्ड ने ये तो जाहिर कर दिया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो प्लम पुडिंग मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं करता। एटम का प्लम पुडिंग मॉडल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है जी, रॉन्ग है। लेकिन फिर भी इसके अपने मॉडल में कुछ डिफेक्ट हैं, कुछ गलतियां। वो कौन सी हैं? दो यहाँ पर लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक पुरानी थ्योरी थी। आज के दौर में जो है वो क्वांटम थ्योरी चलती है, क्लासिकल थ्योरी बहुत पुरानी थ्योरी थी। तो इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है कि थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स। कहता है चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, इसके कहने का मतलब यह है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है जी, क्लासिकल थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होता है, उसके ऊपर चूँकि चार्ज होता है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मुसलसल क्या करना चाहिए, एनर्जी खारिज करनी चाहिए। अब जब एनर्जी खारिज होगी तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा। ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है। अब ये क्या होगा, इस तरह जो है वो रिवॉल्व करता हुआ, ये इस तरह इसकी मूवमेंट होगी एंड दे एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड डिस्ट्रॉय। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। According to the classical theory, radiation electrons being the charged particles should release or emit energy continually and they should ultimately fall into the nucleus। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि ये क्या करेगा, ये एनर्जी को emit करेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, और ये मूव करता हुआ क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ मूव करता जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर फना हो जाएगा। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, अगर जो है वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली मुसलसल खारिज करता है, दे शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो वो क्या करता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। लेकिन देखा यह गया है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम यानी कि मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाता है इस तरह, लेकिन देखने में ये आया है कि ये जो है वो मुसलसल स्पेक्ट्रम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये इसके दो डिफेक्ट हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग में भी आपको पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड एज सच एक मुकम्मल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये आपको स्पेशली जो है वो शॉर्ट में पूछा जा सकता है। राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये दो उसके डिफेक्ट्स होंगे। Although the scientists had objections on the atomic model present by Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. They initiated the quest to answer the following questions। अब चूँकि इसके ऊपर जो थी वो एटॉमिक मॉडल के ऊपर चूँकि इसमें डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के, तो साइंसदानों को इस मॉडल को देखते हुए इसके ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शन थे। ऑब्जेक्शन की वजह से उनके जहन में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जिनका वो जवाब जानना चाह रहे थे। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल। कहता है कि एटम जो है वो किस तरह ये फना हो जाता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसकी वजह क्या है कि इसको तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था, इसको फना हो जाना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल है, क्यों। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम। एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है, हालांकि उसको जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एटम। तो साइंसदान ये सोचने लगे कि एटम का कोई और मॉडल होगा। इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, जिसने ये जाहिर किया कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं फिर बताता जा रहा हूँ कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने ऑल दो ये दुरुस्त नहीं है लेकिन बहुत हेल्प की एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर फाइंड करने में। अगर आप भूलें ना तो इसने जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल को भी गलत साबित किया। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, थैंक यू, शुक्रिया।